खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। सलाम जेके में आज के अहम तरीन मौज़ूआत जहां हमारी मशरिकी वस्ता पर नज़र रहेगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, एक बड़ा दावा पेश किया गया है। उस दावे के बीच इस वक्त ईरान और इज़राइल के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। बात पाकिस्तान के एक बड़े बयान की भी आपको बताएंगे। पाक भारत कशीदगी के हवाले से एक और कदम आगे बढ़ा है, वो कदम है क्या, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर आएंगे तो एक बहुत बड़ा सड़क का हादसा हुआ है, उस पर आपको अपडेट करेंगे और फिर कुछ मज़ीद ख़बरें जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा इस ट्रांसमिशन में, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ज़रूर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के अहम तरीन वाक़ात और हालात पहुँच सके। और आप हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ताकि आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पर ज़रूर फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपलोड करें, ताकि उन्हें हम अपनी राब्ता साइट पर जगह दें। और आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे जहाँ पर आपकी फ़ोन कॉल्स को लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अपनी बात हुकूमती ऐवानों तक पहुँचा सकें। इस तयशुदा फॉर्मेट के बीच सबसे पहला पड़ाव होता है जी हिस्ट्री ऑफ द डे का, और हर दिन तवारीख के पन्नों में कुछ न कुछ लिखा जाता है। माजी में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है फटाफट से आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके बाद मशरिकी वस्ता की खबरों से होगा आगाज़। लेकिन सबसे पहले तवारीख को पलटते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:40 हो गए हैं प्रोग्राम में, 8:40 हो गए हैं प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहेगा। जेके 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर आप हमें देख और सुन रहे हैं। इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं। आज जून की 24वीं तारीख है, साल 2025, और माजी में कई वाक़यात, कई घटनाएं हुई हैं। तो 6 में आज के दिन दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर के अंदर ताजपोशी हुई। मौजूदा वक्त में ताजपोशी हुई, मौजूदा वक्त में वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है। 1564 में आज ही के दिन भारत की बहादुर मलका महारानी दुर्गावती मुगलों के साथ जंग के दौरान अपनी जान गंवा बैठी। साल था 1564, दिन आज का। 1885 में आज के दिन सिख रहनुमा और मशहूर सियासतदान तारा सिंह की पैदाइश हुई। 24 जून को महकमा डाक और टेलीग्राफ ने आज ही के दिन कौमी टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराई। 1966 में मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा एक पहाड़ी सिलसिले में स्विट्जरलैंड के अंदर गिरकर तबाह हुआ। तमाम 117 मुसाफिर हलाक हो गए, जिनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। 1793 में फ्रांस ने पहली बार जमहूरिया आइन अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने के लिए अज़्म का इजहार किया गया। 1975 में आज के दिन न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर एक तैयारा हादसा हुआ। 113 अफराद आज के दिन अफसोसनाक वाक़े में हलाक हो गए। 49 बरस इस सानहे को हो चुके हैं। इसके 5 बरस बाद 1980 में भारत के साबिक सदर VV गिरी का इंतकाल आज के दिन हुआ। 1980 में उनकी खिदमात को याद किया जा रहा, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 2005 में 20 बरस कबल अमेरिका ने सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के भारत के दावे को तस्लीम किया, और मौजूदा वक्त में यह दावा और भी मजबूती के साथ रखा जा रहा है। 2023 में आज के दिन वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, और जैसे ही बगावत हुई कुछ दिनों के बाद वैगनर ग्रुप के सरबराह आज के दिन जब बगावत का आगाज हुआ था, तो इसके चंद हफ्तों के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान चली गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इसके लिए जिम्मेदार कई लोगों ने ठहराया, लेकिन तहकीकाती अमल में आगे क्या हुआ ये दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया। 1910 में जापान ने आज के दिन कोरिया पर हमला किया। ताल्लुकात आज भी खराब दोनों ममालिक के हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी जिसको एक सदी बीत गई है। 1981 में आज के दिन इजरायली रहनुमा मोशे दयान ने पहली बार ऐलान किया कि इजराइल एटम बम बनाने की सलाहियत रखता है। दुनिया के सामने ये आया हुआ कि इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ भी है, और तैयारी भी इस सिलसिले में की जा रही है। मौजूदा वक्त में अगरचे ऑफिशियली ये नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 60 से 70 न्यूक्लियर वेपन्स आज के वक्त में इजराइल के पास मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक रख दिए हैं। आज के मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। मशरिक़ी वस्ता से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ, और उसके बाद एक एक करके जैसे जैसे आगे जाएंगे फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी जंग मुकम्मल तौर पर तो नहीं रुकी है, लेकिन थोड़ी ही सही मगर अच्छी और राहत भरी खबर, बिलाखिर 12 दिनों के बाद या 2 हफ्तों के बाद जंग ज़दा इलाके से
मशरक़ वस्ता से इशफाक आई है। चलिए जब हम मशरक़ी वस्ता की खबर का आगाज करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो वक्त हुआ है 8:45 के आसपास है। तो इजराइल के अंदर और ईरान के अंदर 6 और 6:15 के बीच का वक्त है। 6:10 और 6:35 के आसपास का वक्त हुआ जा रहा है, और अमेरिका के अंदर रात 11 बजे के आसपास का वक्त है। ये वक्त मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक अनाउंसमेंट हुई है। रात को एक जगह अनाउंसमेंट हुई, सुबह एक जगह हो रही है, और क्या पूरे दिन वहां पर रहेगा, इसलिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त के बीच क्या वक्त का पहिया जो तेजी के साथ जंग की ओर जा रहा था, क्या वो रुक पाएगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 13 दिन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया ट्वीट सामने आया है, और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि ईरान इजराइल के बीच अब सीज फायर होगा, और इसका असर आप आने वाले चंद घंटों के अंदर देख सकते हैं। दोनों अफवाज, दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइल दाग चुके हैं। अमेरिका की एंट्री भी इसमें हो चुकी है, लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बन रहा था, उसमें एक बड़ी बात सामने ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात देर गए अपने सोशल मीडिया साइट पर तहरीर किया कि दोनों मुल्क अब नाजंग मुआहिदे पर आ चुके हैं, सीज फायर पर आ चुके हैं, और ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स मुसलसल कई मुल्कों की तरफ से चलाए गए थे, जिसका असर जो है वो इस वक्त देखने को मिल सकता है। अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जहां एक तरफ से आज 13वां दिन है, इजराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, वहीं पर अमेरिकी अफवाज जो मुख्तलिफ मकामात पर अपने बेस कैंपों पर है, जहां पर बेसिस उनकी बनाई गई है, तो वो साफ कर दिया गया है कि वो ऑन हाई अलर्ट पर रहेंगी। बड़ी खबर जो इस वक्त की सबसे बड़ी आ रही है, ट्रंप का ट्वीट जरा फटाफट से चलाइएगा। और ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री फ्रंट पर काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब्बास अरागचिया जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी बात हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 दिन के इस जंग के बाद, जहां अमेरिका आज खुद यहां पर आया था, जहां रात देर गए हमने जबरदस्त लड़ाई देखी है, मिसाइल, धुआं, बारूद देखा है, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, और उनका मानना है कि दोनों मुल्क इस सीज फायर पर कारबंद रहेंगे। ये अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अब याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे तो अमेरिका का स्टेटमेंट आया था, उसके फौरन बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस स्टेटमेंट की एंडोर्समेंट की, और भारत के अंदर अफवाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और फॉरेन अफेयर्स था, उन्होंने किस तरीके से अपने तरीके से उसको हैंडल किया यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई डील और सीज फायर हुआ है, बाकी तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम है, वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर दुनिया के अंदर और मशरिकी वस्ता के अंदर अमन कायम हो सकता है। बड़ी अनाउंसमेंट, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, ये एक तरफ की बात है। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ है तो दूसरी खबर पर चलेंगे, और इंपॉर्टेंट बात ये कि अब ये याद रखिएगा, टाइमिंग इसलिए बताना जरूरी था, भारत पाकिस्तान की टाइमिंग बिल्कुल अलग, मिडिल ईस्ट की टाइमिंग बिल्कुल अलग, यूरोप के अंदर जहां आगे पीछे ये पूरे टाइमिंग्स चलती हैं, उस हिसाब से अनाउंसमेंट हुई, तो कियोस और कंफ्यूजन कोई ना रहे, इस चीज का ख्याल रखते हुए हमने आपके सामने शुरुआती दौर में एक तस्वीर साफ कर दी। एक ये ऐलान हुआ, इट्स टाइम फॉर पीस, कांग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, ये ट्रंप का एक ट्वीट। लेकिन दूसरी तरफ जब ये हमला हुआ, ये कब हो रहा है, जब बहुत सारे ममालिक अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे इस वॉर के अंदर, इजराइल और इराक। ब्रेकिंग जरा प्ले कर दीजिएगा। कतर ने जंगबंदी मुज़ाकरात के अंदर कलीदी किरदार अदा किया है, इसकी कंफर्मेशन अब बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए होने लगी है। और खबर यह भी है कि ट्रंप की जानिब से बढ़ती जंग के बीच जब उनको लगा कि उनकी तरफ से भी हमले किए गए, लेकिन किसी भी तरीके से ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो मुस्लिम ममालिक से मदद भी मांगी गई। दोहा के अंदर बैक चैनल डिप्लोमेसी चली, मशरक़ वस्ता के अंदर अमन होगा या नहीं,
ये बहुत हद तक इस डिप्लोमेसी पर मुतवक्के है और ये वीडियोस उस वक्त जारी किए गए जब नए हमले हुए। हमलों के कुछ घंटों के बाद पेशरफ्त होती है अमेरिका से सदर, वहां के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात तो नहीं हुए लेकिन जंगबंदी हो गई। किस तरीके से हुए इस पर वजाहत अब तलब की जा रही है। मगर कतर के जो सफीर हैं, खबर है कि उनकी जानिब से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमत कराने में कलीदी किरदार अदा किया गया है और जैसे ही ये बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी फोन रिंग्स रात को यहां से वहां वाशिंगटन से तेहरान बज रही थी, दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही थी, तो वो जो सालसी के लिए कदम कतर की तरफ से उठाया गया, अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक बड़ा जबरदस्त और पॉजिटिव रोल इसमें कतर का रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीज फायर से कुछ घंटे पहले अटैक किया गया। इस हमले के फौरन बाद ये सारी पेशरफ्त होती है, मगर जब अनाउंसमेंट की जा रही थी उससे चंद घंटे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर पुरतनाव सूरत हाल थी। कतर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एयर बेसिस पर टारगेट किया गया और कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर तीनों अफवाज जो इस वक्त ईरान की है या जो अथॉरिटीज हैं वो मुसलसल निगरानी भी सूरत हाल की कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का दावा पेश किया है कि कतर ने एक बुनियादी रोल इस सीज फायर के दौरान पेश किया है और उन्हीं की वजह से, उनकी जाती मुदाखलत की वजह से इस वक्त इस खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अमन कायम हो सकता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है कि कतर की तरफ से कंटिन्यूसली नेगोशिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। तेहरान के साथ भी वो बात करते रहे, वॉशिंगटन के साथ वो कंटिन्यूसली बात करते रहे और तकरीबन 13 दिन के जंग जदल के बाद और इन तस्वीरों के आने के बाद अब उम्मीद यह है कि आज दिन जो जो बढ़ेगा उतनी ज्यादा सीज फायर के असरात भी दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। यानी कतर एक मेजर प्लेयर के तौर पर यहां पर उभर कर मुस्लिम ब्लॉक के अंदर सामने आ रहा है। एक तरफ से यह खबर आ रही है और दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं फटाफट से, जहां पर अब ईरान की भी हम बात करेंगे क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा बैरून मुल्क दौरे पर है। याद रखिएगा, पहले उन्होंने ओआईसी के इजलास से खिताब किया, वहां पर अपनी बात रखी, मीडिया ब्रीफिंग की, उसके बाद वो मॉस्को चले गए जहां पर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके फौरन बाद ही अभी वो बाहर ही थे। इस बीच इतलात और खबर यह आई कि सीज फायर भी हो रहा है। तो बड़ा बयान इस वक्त वज़ीर ख़ारजा ईरान की तरफ से भी सामने आया है जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इजराइल जब तक जारिहाना कार्रवाइयां बंद नहीं करता है शायद तब तक क़याम अमन मुमकिन नहीं है। पहला ट्वीट ट्रंप का जो आपके सामने इसके कुछ मिनटों के बाद, वैसे 2 ट्वीट्स आए थे लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है सैयद अब्बास अरागची का, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए और लोगों के या आवाम के दिफा के लिए इजहार तशक्कुर किया गया सैयद अब्बास अरागची की जानिब से, जो भी गैर मुल्की दौरे पर हैं और एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने तस्दीक की। 2 कन्फर्मेशंस हो गई कि मकामी वक्त जो है ईरान का 4 बजे के आसपास या अलल सुबह जब से ऑपरेशंस खत्म किए जाएंगे, लेकिन साथ में इंतबाह भी जारी किया गया इसी पोस्ट में कि हमने उन तमाम कवायद को, उन तमाम एग्रीमेंट्स की पासदारी की है जिनके मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर काम होना चाहिए। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि 4 बजे के आसपास की जो डेडलाइन थी, इसके बाद ये जो विंडो ओपन हुई है वो सीज फायर के लिए, ये उस कंफर्मेशन के बाद थी जब ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर चुके थे। अब ईरान की अथॉरिटीज इस पर क्या मौक़िफ़ देती है इसकी तरफ सबकी तवज्जो थी। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जैसे न सिर्फ ईरान के मौजूदा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बल्कि तमाम लोग ये बताते हैं, चूंकि अभी भी कार्रवाइयां साथ साथ हो रही हैं, तो सीज फायर के अलावा ये भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूदा सूरत हाल जो है उसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए ये साफ कर दिया गया कि कौम के दिफा में जहां मुसल्लह अफवाज का इजहार तशक्कुर हुआ, मजीद कार्रवाइयां हो सकती हैं, इसकी तरफ भी इशारा किया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में थोड़ी सी ही सही मगर राहत ज़रूर है। ईरान का इजराइल के साथ दुश्मनी के खात्मे का भी इशारा अपने आप में हो सकता है, लेकिन सैयद अब्बास अरागची के मुताबिक जो वादा उन्होंने अवाम के साथ किया था वो पूरा हुआ। दूसरी तरफ सुबह 4 बजे की डेडलाइन के बाद जंगबंदी शुरू, जिसकी तस्दीक इसी एक्सपोस्ट के जरिए हुई और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका की जानिब से भी इसमें पेशरफ्त हुई थी। ज़रा मजीद इस पर बात करेंगे। सैयद सोहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं और राजेश जी भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। तस्वीरें मुख्तलिफ हिस्सों की, जब एक तरफ सीज फायर हो रहा था, दूसरी तरफ अटैक्स, बैक टू बैक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस तरफ भी लिए चलेंगे कि इसके बाद ये जो 6 घंटे का वक्त लिया गया था कि विद इन 6 आवर जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, दोनों मुल्क इस पर जो है वो कोशिश करेंगे, काम अपना शुरू करेंगे। राजेश जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब के पास भी थोड़ी देर में जाएंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ये जो
12 दिनों के दौरान 12th डे में जैसे ही जंग ने कदम रखा या जंग चली गई, 12वें रोज में दाखिल हुई, उसी दौरान अचानक से ट्रंप की तरफ से उसी तर्ज पर एक ट्वीट के जरिए जानकारी देना, जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 से 4 दिन तक चला। 10 मई की शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ट्रंप इसी तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे थे और बहुत हद तक चीजें ठीक हो गई थी। अब इस ट्वीट का, इस कोशिश का क्या नतीजा आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर? क्या ये मानकर चलें इस वक्त मुकम्मल तौर पर युद्ध या जंग है वो खत्म हो गई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस्फाक सर आपका कि आपने मुझे जगह दी अपने साथ इस मंच पर। 2-3 पॉइंट मैं बिल्कुल आसिफ क्लियर कर देना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि 12 घंटे पहले 12 घंटे जो है ईरान इजराइल के ऊपर हमले नहीं करेगा और उसके बाद जो है इजराइल फिर अगले 12 घंटे तक जो है ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। यानी कि जो सीज फायर का पालन है पहले ईरान को करना होगा और फिर इजराइल करेगा, यानी कि 24 घंटे के बाद एक मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं और जो अब मेरे पास अपडेट आ रही है, पिछले 1 घंटे में तीसरी चौथी बार जो है इजराइल के अंदर सायरन बजे हैं इसके कि मिसाइल अटैक होने वाला है और 3 से 5 शख्स जो हैं वो ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल के अंदर जो हैं घायल हुए हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस सीज फायर को लेकर दावा कर रहे थे कि 12 घंटे के अंदर ईरान अटैक नहीं करेगा, 12 घंटे तक साथ में इजराइल भी उसके बाद फॉलो करेगा अगले 12 घंटे तक, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इस पिक्चर को पहले मुझे लगता है कि क्लियर कर देना चाहिए। ईरान ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे, हम हमले नहीं रोकेंगे, पहले इजराइल हमले रोके, यहूदी हमले रोकें, उसके बाद जो है हम हमले रोकेंगे। तो ये तस्वीर जो है बिल्कुल साफ ईरान की तरफ से कर दी गई। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राजेश। जब हम बात करते थे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कह रहे कि बिजनेस डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ वाले जब मैं ट्वीट को खंगालता हूँ तो यहाँ मॉडल ऑफ बिजनेस कहीं पर भी नहीं है। कुछ कहानियां जरूर लिखी गई हैं लेकिन वो ट्रेड टॉक कहीं नहीं है, बल्कि बस मुबारकबादी के जरिए से कुछ दबे अल्फाज में, कुछ खुले अल्फाज में एक पैगाम दिया गया है कि जनाब बातचीत हो रही है और आगे देखिएगा इसके नताइज अच्छे होंगे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 7 बजे का वक्त है तेहरान के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी 7:15 के आसपास का वक्त है। लेकिन 4 बजे की अगर मैं सुबह की डेडलाइन मानूं तो 3 घंटे का वक्त हो गया है, तो अभी भी सिचुएशन वैसी नहीं है जो दिखनी चाहिए थी। तो मैं क्या ये मानूं कि मशावरत या मीटिंग्स या जो फीडबैक पूरा होना चाहिए था ग्राउंड से वो नहीं हुआ और ट्रंप साहब एक क्रेडिट की होड़ में है, वो यहाँ पर दोबारा लेना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया क्योंकि जब सिचुएशंस रूम से जब ये पूरी स्ट्राइक हुई और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है सीज फायर का ऐलान किया, जब ईरान की तरफ से स्ट्राइक हुई है उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में थे, पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। रात को मैं, आसिफ और आप भी इस मुद्दे पे नजर बनाए हुए थे। अब जो उसके बाद निकलकर चीजें सामने आ रही हैं कि जब सिचुएशन रूम से डोनाल्ड ट्रंप निकलकर बाहर आते हैं और अचानक से वो सीज फायर का ऐलान कर देते हैं और इससे अमेरिका के जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या। अभी वो सिचुएशन रूम में थे और बाहर आते हैं, बिना अपने अधिकारियों के साथ कोई विचार विमर्श किए उन्होंने सीज फायर का पहला ट्वीट कर दिया और इससे अमेरिका के अंदर भी एक जो अधिकारी थे वो सरप्राइज हो गए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। तो वही बात है, क्रेडिट लेने की होड़ है लेकिन यहां क्रेडिट मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपके पास दोबारा लौटेंगे, सैयद सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इंतजार काफी वक्त से। पहले मेरे ख्याल से एक खबर जरा पहले प्ले करें, उसके बाद काजमी साहब के पास चलेंगे ताकि इन तीनों चीजों पर उनका भी रिएक्शन लिया जाए। जहां हम सीज फायर की बात करें वहीं पर खबर यह है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं ईरान पर, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, इजरायली फौज अब भी अलर्ट पर है, ताज़ा हमले हुए हैं, कार्रवाइयां ये सीज फायर के बाद की कहानी है। और जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट की तो वो जो 6 घंटे का वो जो वक्त उन्होंने दिया था, तरफ से हमले नहीं होंगे, दूसरी तरफ से रुकेंगे, उसी वक्फे के दरमियान फिर से अटैक्स हुए। जब हम और आप बात कर रहे हैं, डिटेल्स आप तक पहुंच रही हैं, उस वक्त भी दोनों तरफ से कार्रवाइयां हुई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त भी दागे गए हैं, ईरान की तरफ से IRGC ने इसकी तस्दीक कर दी है। और पूरे इजराइल के अंदर जहां अलर्ट इसलिए भी है, साइरन्स दोबारा से बज रहे हैं, रेड अलर्ट है क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, दफातर ऑलरेडी बंद थे, तमाम इदारे जहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची इन 11-12 दिनों के अंदर।
इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी किसी तरह की राहत की खबर ना ही तलबीब से है और ना ही तेहरान से है मुकम्मल तौर पर, सिर्फ ट्वीट्स के अलावा जो अभी तक इशफाक हमें समझ में आ अच्छा, ये भी अभी आईडीएफ का जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि अभी ये जो हमारा जो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर है उसमें कोई चेंज नहीं होगी। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि नो चेंज इन पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर, ये बड़ा बयान आया है। फिर ये भी साफ कर दिया कि स्कूल वर्क प्लेसेस आज भी बंद रहेंगी जब तक और हम इसको नहीं देखेंगे जी। लेकिन जो गैदरिंग्स बैन की गई थी, जो लोकल उनकी पुलिस है उस पर भी पाबंदियां हैं। और आईडीएफ का यह मानना है कि जनाब अलर्ट मोड पर अभी भी है, क्योंकि अभी भी डेस्केलेशन कहीं पर दिख नहीं रही है। तो हमारे साथ जनाब सोहेल काजमी साहब ने भी ज्वाइन कर दिया। काजमी साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो पेशरफ्त हम रात को देख रहे थे और सुबह जो पेशरफ्त हुई है, ट्रंप साहब ने रात को एक अनाउंसमेंट कर दी, हमारे वक्त के हिसाब से सुबह है, तेहरान में भी, इजराइल में भी, भारत के अंदर भी। तो खबर ये है कि अब अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। एक विंडो जो क्लोज किया गया था उसको खोल दिया गया है, लेकिन क्या दिन में कोई पॉजिटिव असरात आपके एक्सपीरियंस से कहीं पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी भी जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सायरन्स बज रहे हों, हमले हो रहे हों, तो ये साफ है कि शायद ग्राउंड को पूरी तरह से एसेस नहीं किया गया है। इशफाक साहब आपको, आसिफ साहब आपको, रजेश जी आपको पहले तो गुड मॉर्निंग। दूसरा, ये आज की सुबह का जो पहला हम देख रहे हैं ट्वीट, ये एक वेलकम स्टेप है और एक सिविलाइज सिटीजन ऑफ वर्ल्ड होने के नाते, आज दुनिया का हम सिटीजन होने के नाते हमें इसको वेलकम करना चाहिए कि एक ट्वीट तो आया है जो रास्ते हमवार करेगा अमन को लेके। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल डिसऑर्डर पे जिस तरह चल रही थी और वो बढ़ता जा रहा था ग्लोबल डिसऑर्डर, उसमें उम्मीद नहीं थी कि ये जंग कहीं रुकेगी। लेकिन जिस तरह के ग्लोबल लीडर्स बात कर रहे थे और जिस तरह की सहमति बनने की कोशिश हम देख रहे थे कुछ दिनों में, उम्मीद यही थी कि ट्रंप जो है, जिस तरह का पाकिस्तान से आसिम मुनीर से भी नोबेल पीस की रिकमेंडेशन करवा रहा था, तो और जो एक एक्सपोज, अमेरिका भी जो एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में, वो पहले नहीं हुआ था। किसी जमानों में जब जंग होती थी तो इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, इतना मीडिया नहीं होता था जो मिनट मिनट में हर वॉर को कवर करता था। तो बहुत सी चीजें बदली हैं दुनिया के साथ और सब चीजें लोग डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है अगर ये ट्वीट आया है तो ये हमें इसको बड़े खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अल्लाह करे कि ये इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि सीज फायर को भी इशफाक साहब 2, 4, 5, 10 घंटे लगते हैं उसकी मॉडलिटीज को तय करते हुए, उनके जो लवाजमात है उसको तय करते हुए और ऑन ग्राउंड उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखते हुए। तो मुझे लगता है अगर ट्वीट आया है और इस तरह की बातें हैं तो जरूर हम एक आज के दिन रात तक जो है इसको कंप्लीट सीज फायर में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। अच्छा जो जी, पूरी दुनिया के लिए ये भी अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल रात को हमने देखा कि कतर के ऊपर बैक टू बैक मिसाइल हमले हुए और वो यूएस बेस जो था उसको हटाने की कोशिश की गई, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कतर ही सामने आया जो नेगोशिएशन टेबल पर दोनों मुल्कों को ला रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में है वॉशिंगटन के अंदर, जो तेहरान के अंदर लीडरशिप के साथ राब्ते में है। इशफाक साहब, कतर जो है उसका जो बिहेवियर है और उसका जो एटीट्यूड रहा है हमास और इजराइल के बीच में भी, वो रिमार्केबल रहा है। अगर आप 1.5 साल की जंग देखें, उसमें अगर कोई कंट्री भी आगे आई हो जिसने कोशिश करके कामयाबी हासिल की, वो कतर था जिसने 15 दिन का सीज फायर जो है बिटवीन हमास और गाजा की जो जंग में उसने करवाया था। तो हैट्स ऑफ टू कतर कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स, वो स्टूड रहा, खड़ा रहा और उसने कहीं ना कहीं मीडिएट कराया। और आज भी अगर कतर आगे आता है, देखिए पुतिन के साथ फॉरेन मिनिस्टर ने कल बात की थी, सब मुल्कों के साथ बैकडोर चैनल्स पे बात हो रही है, लेकिन सामने कौन आता है और मीडिएट कराता है अमन की बहाली के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कोई भी आए लेकिन अमन प्रिवेल हो। आज वैसा जंग नहीं थी जैसी ट्रेडिशनल जंगें हुआ करती थी, 2 मुल्कों के बीच जंग हो रही है, एक मुल्क खत्म हो गया, एक मुल्क जीत गया। आज जीत हार की बात नहीं है, आज हर कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ी हुई है, बायलैटरल इश्यूज पे, इकोनॉमिकल कॉरिडोर से, हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से। तो अगर एक जंग को थोड़ा सा भी बढ़ती है या कुछ होता है तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया पे उसके असरात होते हैं और भारत पे भी बहुत बड़े असरात होंगे। भारत अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना हम सोचते हैं, और अगर ये कच्चा तेल, पक्का तेल जिस तरह से भी ये डाइवर्ट होता है तो हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत मुश्किलातें आ जाती हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। राजेश जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राजेश जी भी, और प्लस ये भी बताइएगा, क्या इजरायली अथॉरिटीज की तरफ से भी राजेश जी कोई कंफर्मेशन हुई है अभी तक?
देखिए, जो आसिफ, जो बड़ी खबर आ रही है, जो बात हम कह रहे थे अभी कि 3 हमले, अब 1 घंटे के अंदर 3 मिसाइल स्ट्राइक तेल अवीव और हाइफा में हुई हैं। और जो मैं घायलों की बात कर रहा था, अब जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि 3 लोगों की इजराइल के अंदर मौत हुई है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया था और 3 लोगों की मौत हुई है। यानी कि जो घायलों की हम बात कर रहे थे, वहां पर नुकसान हुआ है इजराइल को। और क्या इस नुकसान के बाद, अपने 3 लोगों की जान गंवाने के बाद नेतन्याहू चुप बैठेंगे? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप एक क्रेडिट लेना चाहते थे, वाकई में उनको क्रेडिट मिलेगा? मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। और जब जहां तक हम इजराइल को समझते हैं, कई बार हमास के साथ भी सीज फायर की कोशिश की गई, लेकिन जब जब नेतन्याहू को लगा कि हमास एक खतरा बन रहा है, तब तब उन्होंने पलटवार किया है। और यहां पर 3 इजरायलियों की मौत के बाद क्या नेतन्याहू इस सीज फायर के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है आसिफ, अगले 12 घंटे ये तय कर देंगे। ठीक है, दोनों के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस बीच जंगबंदी पर या सीज फायर पर बात तो दो तरफ से कर दी गई है, लेकिन टाइमलाइन पर ईरान और अमेरिका एक पेज पर इस वक्त कम से कम नजर नहीं आ रहे। दूसरा, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल, एक तजब्जुब अभी भी इशफाक बरकरार। अच्छा, ये तजब्जुब जो है ये व्हाइट हाउस के अंदर भी है। बड़ी खबर ये आ रही है कि कंफ्यूजन मुसलसल बना हुआ है जी सीज फायर टाइमलाइन पर, जो ईरान के अंदर की गई है और यूएस की तरफ से जो बात रखी गई है। अभी ईरान यूएस, यानी ईरान और अमेरिका, ईरान और वॉशिंगटन, ईरान और व्हाइट हाउस भी एक पेज पर बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब ये दोनों मुल्कों का एक पेज पर आना क्यों जरूरी है? इजराइल और वॉशिंगटन, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक पेज पर है, लेकिन यहां पर क्या ईरान भी उस पेज पर आएगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, मिसमैच हो रहा है स्टेटमेंट्स के अंदर। जो स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिए और जो उनके इमीडिएट डिप्टीज हैं, वो मुसलसल इन सवालों को टाल रहे हैं कि जंगबंदी होगी। तो आप वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन सबकी नजरें अब अमेरिका के दूसरे बयान पर होंगी। जिस तरीके के हालात बने हैं, क्या इसके बाद एक वजाहती बयान अमेरिका की तरफ से आएगा या कतर अज खुद कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगा? ये कंफ्यूजन अभी थोड़ी देर और चलेगा। मैंने सुबह का वक्त ईरान के अंदर है, सुबह का वक्त ये इजराइल के अंदर भी है। थोड़ा बहुत कमांड कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं वो 24/7 अलर्ट रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिसमैच और कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है, क्या उसी की वजह यह है कि सुबह सायरन भी बज रहे हैं, सुबह धमाके भी हो रहे हैं? सहील काज़मी साहब। जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप सारी दुनिया रात को सोई होगी और रात को ये सब चीजें जो है कंट्रोल रूम से ट्रंप बाहर निकलते हैं, किस सोच से निकलते हैं और वो ट्वीट करते हैं। देखिए, सीज फायर को भी इंप्लीमेंटेशन होने में और 1 पेज पे आने में, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसको भी कुछ टाइम लगता है। सारे जो पेपर वर्क है और सारा जो लवाजमात है सीज फायर के, उसको इंप्लीमेंटेशन करने में। लेकिन अगर आया है तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं कि हाँ, अगर 12 घंटे बोला है तो जरूर जो है इसकी जंगबंदी जो है होगी और सीज फायर की जो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जरूर काम होगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड प्रेशर बन रहा है। अमेरिका ये नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं ये करवा रहा कि एक तो वो मसला तो है कि वो चाहता है कि मैं अमन का पैरोकार बनूं, अमन का एम्बेसडर बनूं पूरी दुनिया में, लेकिन एक प्रेशर भी बिल्डअप हुआ है। इसको मानने की जरूरत है कि जहां गलत हो रहा है उसके लिए दुनिया खड़ी हो रही है। पहली बार दुनिया में ऐसी जंगों में पहला बार हुआ है कि बहुत से मुल्क जो है अमेरिका के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू हुए, बोलना शुरू हुए और मीटिंग्स करना शुरू हुए, जो अपने आप में एक सेल्फ असेसमेंट है अमेरिका के लिए। तो अगर अमेरिका इंटरवीन करता है और अमेरिका उसको कहता है कि 12 घंटे में ये जंग खत्म होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं इसको पॉजिटिवली हमको लेना चाहिए। राजा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम वॉशिंगटन को देख रहे थे और वहां की जो लीडरशिप थी वो कह रहे थे कि जनाब खामनेई साहब एक बड़े हडल है जी पीस के लिए, और जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक वो ग्रेटर ईरान और खुशहाल ईरान नजर नहीं आएगा। तो वो जो प्लान बी ऑफ एग्जीक्यूशन था, जिसमें जिलावतन बादशाह के बेटे को तैयार रखा जा रहा था, वो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो हटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान की जो स्ट्रेटजिकल पॉलिसीज थी, उन्होंने सही जवाब यूएस को भी पहुंचाया और इजराइल को भी पहुंचाया। मैं इशफाक आपके सवाल के जवाब पर आता हूं, लेकिन पहले मैं काजमी साहब ने जो बात कही उसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूं। एक दौर था 70, 80, 90 का, 2000 का वो दौर है जब दो देशों के बीच जंग होती थी। तो जंग खत्म होने से पहले दोनों देशों के जो अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी, वो एक मेज पे बैठते थे और उसके बाद एक
तय होता था कि सीज फायर की गाइडलाइन, सीज फायर करना है नहीं करना है, लेकिन आज वो दौर आ गया जहां पर एक ट्वीट से ही सीज फायर हो जाता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और आज भी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं जी सीज फायर हो गया, और दुनिया सब कहने लग पड़ते हैं सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। ऐसा मुझे लगता है कि फिलहाल ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब मैं आपके सवाल पर आऊंगा। इस ऑपरेशन के जो इजराइल की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया, अमेरिका जो बिहाइंड इजराइल खड़ा था, इसके दो अहम उद्देश्य थे। एक तो न्यूक्लियर साइट जो ईरान की है उनको तबाह करना। क्या अमेरिका और इजराइल इसमें कामयाब रहे हैं? मुझे लगता है जिस प्रकार से फोर्डो, नतांज पर नुकसान पहुंचाया गया है, काफी हद तक इस्फान पर भी, कि काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। इससे ये माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 साल जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का पीछे हो चुका है। लेकिन दूसरा जो बड़ा एम था वो था खामनेई को सत्ता से हटाना। अब ये कहा जा रहा है कि दूसरे प्लान के ऊपर जो है काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर विरोधाभास है, क्योंकि इस स्ट्राइक के बाद, इन हमलों के बाद जो है, जो लोग खामनेई के खिलाफ उठते थे, मुखर होकर आवाज उठाते थे तेहरान के अंदर, वो उनके पीछे खड़े हो गए। यानी कि ईरान में लोगों को इस हमले ने एकजुट करने का काम किया है। तो जो प्लान बी एग्जीक्यूट करना था, मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल से ये चूक हो गई। उन्हें लगा था कि ये जो हमले हैं वो ईरान को बांट देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन जो ईरान का इतिहास है वो कहता है कि जब जब आक्रमण आता है वो एकजुट होते हैं। और यहां पर ये चीज और उसकी एक मिसाल यहां पर देखिए, सैयद सोहेल साहब बीच में इस वक्त फॉरेन मीडिया रिपोर्ट ये भी कर रहा है, इन 24 घंटों में जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो मुस्लिम ममालिक से मदद भी ट्रंप की तरफ से मांगी गई। क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी थी, इतने बेहतर ताल्लुकात मिडिल ईस्ट में या मुस्लिम ममालिक के साथ हैं ट्रंप के या व्हाइट हाउस के, कि एकदम से उनके कहने पर मदद की जा सके? और उसके बाद कहा जाता है कि मीडिएशन के लिए बहुत सरगर्मियां तेज कर दी गई कतर की तरफ से। मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी देखिए सर, एक बात तो मानिए कि इस जंग ने इस्लाम को जोड़ दिया, शिया सुन्नी का कंसेप्ट खत्म कर दिया, जो एक बड़ा वेलकम स्टेप है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। देखिए पहले जंगें होती थी इस्लाम को तोड़ने के लिए, इराक ईरान की वॉर जो 8 साल चली, शिया सुन्नी के लेके ऊपर चली, और सद्दाम हुसैन को किस तरह से यूज करके अटैक्स करवाता था अमेरिका, वो सब चीजें आज एक्सपोज हो गई और दुनिया ने समझ लिया कि इस्लाम इकट्ठा हो गया इस जंग से। ये बहुत बड़ी बात है। और मुस्लिम ममालिक जो है, चाहे वो सामने आया दिल से या पीछे से बैकडोर चैनल से बीच में मीडिएट करता रहा या हेल्प की बात करता था, ये खूबसूरती है। देखिए डिक्टेटरशिप जो है इस वक्त पूरी दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, जो लवाजमात हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, जो भी पीस है, उनकी सहमति से अगर आप चलते हैं और आप मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को आप साथ लेते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी की रिजीम चेंज करने के लिए उस मुल्क को तबाह कर देंगे, वैसा चलेगा नहीं। या फोर्सिबली ये कहेंगे कि वहां का जो टेररिस्ट स्टेट है, इस ईरान का एक अपना कल्चर है, ईरान की एक अपनी सभ्यता है जो 2500 साल पुरानी है, और आप 250 साल पुराना मुल्क जिसको अमेरिका बोलते हैं, वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सभ्यता क्या होती है, रिलीजन क्या होता है, आपके फंडामेंटल इश्यूज क्या हैं किसी मुल्क के, वो एक्सपोज हो गए। देखिए आप मुदाखलत कीजिए उन इश्यूज पे जहां आपको मुदाखलत करनी है, जो पूरी दुनिया की तरीकाकार हैं, लेकिन आप हर मुल्क में अपनी जो उंगली लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा, और वो रिवोल्ट इस वॉर में आपको दिख रहा है। और अगर ये चलती खुदा ना खास्ता, तो मैं समझता हूं बहुत से मुल्क, देखिए किम आया, पुतिन बात कर रहा है, टर्की है, और मुल्क भी हैं जो इनको देख के बाकी मुल्कों ने भी इसको फॉलो करना था। अल्लाह का शुक्र है कि वॉर हो जाए, इंसानियत जिंदा रहे, अमन अमान पूरी दुनिया में चलता रहे। लेकिन ये है कि इस वॉर, ठीक है राजा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कल से हम ये भी देख रहे थे कि कुछ स्टेट्स ये भी कह रहे थे कि हम अपने न्यूक्लियर हेड्स को ट्रांसफर करेंगे जी ईरान, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रात देर के भी एक स्टेटमेंट दिया कि अच्छा ये भी हो रहा है। तो क्या हम ये माने कि इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो रही है और आने वाले दिनों में ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट बनेगा? जी, मैं बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन एक पॉइंट मैं और रेज करना चाहता हूं। जो काजमी साहब कह रहे थे, मैं उस पर एक रिएक्शन देना चाहता हूं कि क्या वाकई में जो सिया और सुन्नी जो हैं वो एकजुट हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कतर का कल पहला स्टेटमेंट आया कि ईरान का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद सऊदी अरब का स्टेटमेंट कि कतर के ऊपर ईरान का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां से एक चीज हमें माननी होगी कि जो ईरान के आसपास के देश हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। ईरान उस
एक बड़ी पावर के तौर पर, रीजनल पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। और ये तमाम देश, अब ईरान इनके लिए भी एक बड़ा खतरा होगा, ये आने वाले वक्त में हमें देखना होगा। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर हमने कल बहुत डिटेल से बातचीत भी की थी कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। मदवदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कई देश जो हैं वो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड देना चाहते हैं। अब मेरा जिस पे हमने कल लंबी बातचीत भी की कि अमेरिका के वॉरहेड देखिए बेल्जियम में रखे हुए हैं, अमेरिका ने जर्मनी में रखे हैं, अमेरिका ने टर्की में रखे हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान में रखे हुए हैं। और ये किसके लिए रखे हैं, किसके कहने पर रखे हैं? अगर अमेरिका पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियार रख सकता है, नूर खान बेस पर भी यह दावा किया जाता है कि अमेरिका के ही परमाणु हथियार हैं, तो क्या रूस परमाणु हथियार ईरान के अंदर नहीं रख सकता है? बेलारूस में रूस ने रखे हैं तो ईरान को नहीं दे सकता है, और इस गारंटी पर कि ये हथियार जो हैं रूस के हैं और रूस के कहने पर ही इस्तेमाल होंगे, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो क्या जो इजराइल के पास एक परमाणु हथियार है उसका डिटरेंस ईरान को नहीं मिल जाता है, और एक खतरा भी नहीं रहेगा कि ईरान इसका इस्तेमाल जो है इजराइल के खिलाफ करेगा? तो ये एक बड़ा पॉइंट, और मुझे लगता है कि दुनिया को इसके ऊपर विचार करना होगा कि अमेरिका को किसने इजाजत दी कि पूरे यूरोप में वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे, और क्यों नहीं रूस इसके बारे में विचार कर सकता है। और मुझे लगता है कि कल जो अराक्ची साहब और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है, वहां पर इस मुद्दे पर कोई बातचीत जरूर पॉसिबल हुई होगी कि क्या आने वाले वक्त में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाए, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर शील्ड जो है वो रूस मुहैया करवाए। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। काज़मी साहब एक छोटा सा कमेंट लास्ट पे, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है, जिसके जरिए हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस पर फोकस तो करते हैं, लेकिन बीच में जंग हो भी जाती है और फिर वापस टेबल पर आ जाते हैं, ये जंग का मुतबादिल है और काम कर रही है किसी हद तक? देखिए सर, दो तीन चीजें ट्रंप ने समझा दी पूरी दुनिया को। एक तो बिजनेस, अपने मुल्क की सलामती के लिए आपको खुद खड़ा होना है, अपने आप को मजबूत करना है, ये ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया। ट्रंप जो है उसने ये भी बता दिया कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, जब जरूरत पड़ती तो मैं साथ देता हूं। 35-36 ममालिक में उसने अपने जो जिसकी तरफ ये इशारा कर दे, हर मुल्क में उसने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, जखीरे इक्विपमेंट्स के बनाए हुए हैं। इसीलिए ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो इस वॉर के तहीं बाहर आई है, और मुझे लगता है बहुत सी डिप्लोमेसी इस वॉर के बाद बदल जाएगी, और हर मुल्क अपनी मजबूती के लिए काम करेगा और उन दोस्तों से दोस्ती रखेगा जो बुरे वक्त में भी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो आने वाला वक्त आपको बताएगा, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, सीज फायर हो जाए, अमन हो जाए, बहुत सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। छोटा सा वक्त ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तजारती वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद बैक टू बैक 4 बड़ी खबरें मिडल ईस्ट से आपके सामने रखेंगे, और तेल अवीव को रेड अलर्ट पर कर दिया गया, इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और फटाफट से ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त बात मशरिक़ वस्ता की या मिडल ईस्ट की हो रही थी, तो अब आपके सामने ताज़ा हमलों या कार्रवाइयों के मुतालिक भी अपडेट्स, और उसके बाद सीधा राजेश जी के पास भी चलेंगे। बड़ी खबर ये कि ईरान की तरफ से कतर के ऊपर अमेरिकन एयरबेस पर टारगेट किया गया, जिसके बाद सीज फायर वाली वो सारी कहानी जो पहले पड़ाव पर हमने आपको बताई, न सिर्फ दोहा के अंदर बल्कि बहरीन के अंदर, यहां तक कि इराक के अंदर भी कुछ बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाकों में से रहा वो दोहा कतर का शहर था। ईरान ने यहां दर्जनों मिसाइलें फायर की हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक वो मिसाइल जो इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम या दीगर मकबूजा इलाकों के अंदर दागे जा रहे थे, उससे कम इंटेंसिटी वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल इस तरफ किया गया जो कम से कम एयर बेसिस तक पहुंच जाए, जिनको डिस्टेंस कम कवर करना था। खलीजी ममालिक में इन हमलों के बाद फिजाई ट्रैफिक मुतासिर हुआ, जो अब इस वक्त कंफर्मेशन है कि बेशतर ममालिक ने एयर स्पेस ओपन कर दिए हैं। सीज फायर की जब खबर आई तो एक एक करके ट्रैफिक निज़ाम अब ठीक होना शुरू हुआ है, लेकिन ये वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया। ईरान की स्टेट टेलीविजन ने भी इस बात की तस्दीक की कि यही वो मिसाइल थी जिसने इजराइल को तो बाद में, लेकिन जो देर रात टारगेट किया गया कतर के इलाकों को जहां पर एयरबेस अमेरिकन थे, फिर ये कंफर्मेशन हुई। और ट्रंप के मुताबिक 12 से 14 मिसाइलों को नाकाम भी किया गया। और ये देखिएगा वो स्टेडियम है जहां पर फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था, उसके आसपास। और फिर ये तस्वीर जहां इन हमलों के बाद बहुत सारे लोग सऊदी अरब की तरफ भागने की कोशिशों में मसरूफ नजर आए, ट्रैफिक जाम नजर आया, कियोस और कंफ्यूजन सड़कों पर था, और कई एक जगहों पर हमले की तस्दीक। अटैक वाली जरा बाइट भी चला दीजिएगा। जब ये हमला किया जा रहा था तो ईरान के कमांड एंड कंट्रोल रूम से सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठकर देख रहे थे कि ईरान के किन इलाकों पर, किन साइट्स पर हमला करना है। बैक टू बैक 2 बाइट्स जब ईरान के कमांडर्स, टॉप ऑफिशियल्स मॉनिटर कर रहे थे, हमले की उनने इजाजत दी, ग्रीन सिग्नल दिया, और उसके अलावा जब हमला हुआ तो कतर से इसकी कंफर्मेशन हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। गिरामी मिदारीम याद व खातिरे फरमानदहान शहीद व शुहदाए अखीर हमलात रژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را به اذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشالله موفق و مؤید باشید. Yeah, so we just sat here. We're in Qatar at the moment. The airspace has been closed, and we've just literally felt everything shake. About 20 different impacts. The whole ground was shaking. As people who are pushing for World War III need to sort their गई तो दूसरी तरफ ये कतर के शहरी हैं जिन्होंने कहा कि 20 के आसपास धमाके गालिबन एयरबेस के आसपास हुए। मारूफ शायर है जी वहाँ के, जो वहाँ बिल्कुल। स्टेट टेलीविजन और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इसलिए इनकी एक बात को काफ़ी अहमियत के साथ पूरी दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरी तरफ जहां सोशल मीडिया पोस्ट की भी हम बात कर रहे थे, मजीद कार्रवाई का अंदेशा है, खतरात हैं, और सीज फायर से कबल हमले फिर से हुए हैं। और इस बीच इतलात ये हैं कि तेहरान के अंदर ताज़ा हमलों में एक जौहरी साइंसदान की शहादत हो गई है। इजराइल की तरफ से ये जवाबी कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां सीज फायर के बाद हो रही थी। याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जिसमें 3 लोग उस तरफ भी मारे गए हैं, जो राजेश जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि जहां एक तरफ डील की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ तेहरान के ऊपर ताज़ा हमलों की तस्दीक, कंफर्मेशन या आधिकारिक पुष्टि उनकी तरफ से की गई। तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर है, और IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट करने के बाद बहुत सारे इलाकों के अंदर बमबारी हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये कार्रवाइयां की गई हैं, जिसकी कंफर्मेशन लोकल मीडिया भी अब कर रहा है। और इतलात के मुताबिक इन ताज़ा हमलों में एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रिजा सदीकी की जान चली गई है। आज सुबह ये कंफर्मेशन हो गई है, यानी सीज फायर डील पर भी बात, साथ साथ तेहरान के अंदर भी हमले। इससे पहले राजेश जी के पास जाएं, लेकिन बात जरा ताजी इराक की भी कर लेते हैं, उस कैंप की, उस ठिकाने की जहां फौजी अड्डे को टारगेट किया गया है। लेकिन खबर है
कि एक ऐसे ड्रोन से इस इलाके को टारगेट किया गया जो अनआर्म्ड था, बगैर पायलट के कार्रवाई कर रहा था। इराकी हुकाम बगैर पायलट के फिजाई हमले की तहकीकात भी कर रही है और ताजी हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन खबर यह है कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जो एक मुसल्ला ग्रुप वहां पर काफी वक्त से एक्टिवेट है, उसने शायद ताजी कैंप के ऊपर ये हमला किया है। ताजी जो कैंप है ये मिलिट्री बेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये मिलिट्री बेस है और इस पर हमला किया गया है। ये आज सुबह जब हम ये देख रहे थे और बगदाद के अंदर ये पोस्ट है, इराक के अंदर इराकी हेडक्वार्टर से बिल्कुल पास में ये ताजी पोस्ट है जिसको हमला किया गया है। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये सिचुएशन इस वक्त बन रही है, उसके पेश नज़र ये सूरत हाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तो ही बात जनाब इराक की, जहां पर थोड़ी देर पहले ड्रोन से हमला किया गया है और मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इराकी अफवाज और इराकी इंतजामिया की तरफ से अगरचे इस हमले में किसी जानी माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम हमला कैसे हुआ और क्यों नीचे तक इसका असर हुआ, ये एक बड़ा सवाल है जो ताजी के हवाले से। इसके साथ जरा कतर वाला लूप भी और एक और खबर भी, जो इमाम अली बेस को इराक के अंदर हमला हुआ है, वो खबर भी ले लेंगे। उसके बाद सीधे हम राजेश के पास भी चलेंगे, क्योंकि एक और बेस जो ईरान के अंदर है वहां पर भी हमला हुआ है और वो जो रडार सिस्टम वहां पर लगाया गया है उसको हिट किया गया है। और अभी तक जो इतलात और खबर आ रही है, यहां पर भी किसी भी मुसल्लह ग्रुप या किसी तंजीम की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि किसने किया है। लेकिन ये ताज़ा हमले इराक के आसपास हो रहे हैं। ईरान इजराइल अपनी जगह लड़ रहा है, लेकिन इराक के अंदर अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं। उन बेसिस को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। पहले ताजी बेस के ऊपर और अब इमाम अली बेस पर भी निशाना किया गया है। अल सुमेरा टीवी जो बगदाद से चलता है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और ये साफ कर दिया है कि पूरे इराक को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। चलिए राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, दो इंपॉर्टेंट एरियाज, एक तो हमने जो ताजी बेस की बात बताई वहां पर भी टारगेट किया गया है, ड्रोन हमला हुआ है, और इराक के आसपास अड्डों के टारगेट का क्या मकसद समझ में आता है और क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इन अड्डों की है जिनमें कहा जा रहा है कि इमाम अली बेस को भी टारगेट किया गया पिछले 12 घंटों में? जी आसिफ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप, क्योंकि एक बड़ी अहम अपडेट आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आंकड़ा दिया था कि 3 लोगों की जो है हमले में मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अब 6 पहुंच चुका है, यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत हुई है इजराइल के अंदर और कई लोग घायल हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और क्या इन मौतों के बाद जो है वो इजराइल चुप रहेगा, नेतन्याहू चुप रहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने वाले थे वो शायद उनको नहीं मिल सकता है। बात आपने इराक की तो इराक में अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, उसके ऊपर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर जो प्रॉक्सीज हैं उनकी तरफ से अटैक किया गया है। किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम आप दोनों से चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक तस्वीर को क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप मुझे वक्त दे दें तो मैं उस तस्वीर को और क्लियर कर दूं, ताकि रियलिटी पता चलनी चाहिए, दुनिया को रियलिटी पता चलनी चाहिए इस मंच से कि आखिरकार खेल क्या हो रहा है। ये हमने कल बहुत बारीकी से जब अध्ययन किया तो हमने पाया कि जो अमेरिका के पास लगभग 4 से 4,500 हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इन न्यूक्लियर वेपन्स में से कई न्यूक्लियर वेपन्स जो है नीदरलैंड में रखे गए हैं, बेल्जियम में रखे गए हैं, जर्मनी में रखे गए हैं, टर्की में रखे गए हैं, इटली में रखे गए हैं। और पाकिस्तान का आपको याद होगा जब नूर खान कैराना हिल्स के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई थी, अचानक से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, टर्की और पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। अब यहीं से हमारा सवाल उठ रहा था जो थोड़ी देर पहले इशफाक सर ने मुझसे पूछा कि क्या कोई एक गार्ड, न्यूक्लियर गार्ड जो है वो ईरान को मिल सकता है? जब रूस जो है बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है, तो क्या गार्ड्स के तौर पर जो है वो ईरान को नहीं दे सकता है? मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ईरान के साथ एक ऐसी सहमति बने कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए, लेकिन आपको एक शील्ड के तौर पे जो है रूस अपने न्यूक्लियर वेपन दे रहा है। अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तब आप अपने रूस जो है आपकी तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई करेगा, और जिसने भी आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया है उसको जवाब दिया जाएगा। तो इस शील्ड की हम बात कर रहे थे, लेकिन इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या जो कल
अराक्ची और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई, उसमें कोई सहमति बन सकती है, यह देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका अगर दुनिया भर में हथियार रख सकता है अपने न्यूक्लियर, तो क्या रूस अपने खास दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है? मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर दुनिया को विचार करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो न्यूक्लियर को लेकर इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, शायद उस जंग पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाए। या सब रखें या कोई ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ रहने के लिए, स्ट्रेटेजिकली इन पॉइंट्स को समझाने के लिए। और जो असल में लड़ाई जिस नुक्ते के साथ हुई थी कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, अमेरिका बार बार कह रहा था, फिर उसने कार्रवाइयां की 3 अलग अलग एरियाज के अंदर 3 साइट्स को टारगेट किया। रशिया की तरफ से कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इन हमलों का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई किसी तरीके से कोई लीकेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, लेकिन थे तो हमले ही। उसके बाद की जो कार्रवाइयां हैं वो आपके सामने। और ताज़ा हमलों में जो रिटेलिएट इस वक्त किया गया है, क्योंकि तेहरान पर हमले हुए हैं जहां पर एक सीनियर साइंसदान समेत बहुत सारे लोगों की मौत की खबर है। जो जवाबी हमले हुए हैं हाइफा के अंदर और तल अबीब के अंदर, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, 7 इजरायली शहरियों के, आम लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन इस वक्त जो स्टेट मीडिया है चैनल 12 इजराइल का इस वक्त कर रहा। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर इस जंग के बीच भारत के वो लोग भी और साउथ एशिया के वो लोग भी बुरी तरीके से मुतासिर हुए, जिनको या तो वतन वापस लौटना था, अचानक से जंग शुरू हुई। और खलीजी ममालिक के अंदर फिजाई ट्रैफिक जब मुतासिर हुआ तो भारत के वो स्टूडेंट्स, भारत के वो ताजिर, भारत के वो लोग जो ईरान के अंदर थे, वापसी की राह ढूंढ रहे थे, लेकिन बीच में फ्लाइट्स रोकनी पड़ी। और सफर से पहले अब तमाम मुसाफिरों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने के लिए अथॉरिटीज की तरफ से कह दिया गया है। क्योंकि बड़ा ऐलान कर दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से, उन्होंने इमीडिएट सस्पेंशन कर दीजिए तमाम फ्लाइट्स जो मिडिल ईस्ट के लिए जा रही थी। एयर स्पेस कई मुल्कों के अंदर बंद कर दिया गया। सूरत हाल पुरतनाव है, अगरचे अमन की आशा भी आज सुबह सुबह जली है, अमन का एक दिया चला है, सुबह सुबह देखना है कि वो कितना उजाला। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर से कि क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है। इसलिए जो एयर बेसिस यूएस के, ब्रिटेन के अंदर है, कतर के अंदर, वहाँ पर हमले हुए हैं। तेहरान मुसलसल अभी दहल रहा है, इजराइल पर हमले हुए हैं। इस बीच प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर एहतियाती तदाबीर को उठाते हुए कई हवाई कंपनियों की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि मिडिल ईस्ट के लिए फ़िलहाल वो परवाज़ें नहीं भरेंगे, और अगर भरेंगे भी तो जो यात्री हैं जिन्होंने सफ़र करना है, जो मुसाफिर है जहाज़ों के अंदर, उन्हें कहा गया कि वो अपनी एजेंसीज़ के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ या बराह रास्त उन जहाज़ के जो PROs हैं जो उनके एयरपोर्ट्स पर हैं, उनके साथ रब्ता करें ताकि कोई भी कैजुअल्टी इस तरीके से ना और उन्हें कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो। फिलहाल फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है ईरान की ओर जितनी भी जानी है, या जो मिडिल ईस्ट की ओर बहुत सारी स्टेट्स की ओर फ्लाइटें जानी थी उनको फिलहाल रोकने का सुबह सुबह फैसला ले लिया गया है। ये थी जनाब बात मशरकी वस्ता की, लेकिन जरा बात भारत पाकिस्तान की भी आपको बताते चले, जहां भारत पाकिस्तान का भी मुख्तसर सा जंग चंद दिनों का हमने देखा, दोनों अफवाज आमने सामने देखी। कई अहम फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं, उन फैसलों में मजीद तौसी कर दी गई है और भारत पाकिस्तान की फिजाई हदूद भी बंद रहेंगी। और दोनों मुल्कों ने, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी, अपनी फिजाई हदूद को फिलहाल मजीद बंद रखने का ऐलान रात देर गए कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद रहेंगी जी 24 जुलाई तक। फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि 24 जुलाई तक एयर स्पेसेस बंद रहेंगी। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ पहले ही था, और फिर ये भी हमने देखा कि ज़मीनी सतह पर भी बहुत सारे इकदाम पहले ही किए गए थे, जिनमें इंडस वाटर ट्रीटी था, अटारी वाघा लैंड बॉर्डर रूट उसे बंद करने की बात कही गई थी, डिप्लोमेटिक चैनल्स को कम करने की बात कही गई थी। भारत की तरफ से बड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन अब एक और फैसला रात देर गए जिसको रिन्यूअल आया है, वो ये कि एयर स्पेस 24 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगी। और नोट एयरमैन जो है वो जारी कर दिया गया है। एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी जब पहलगाम 22 रन के अंदर हमला हुआ था, और उसके फौरन बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसको देखते हुए ही भारत ने अपनी फिजाई हदूद पाकिस्तान के लिए बंद कर दी थी, और रात देर गए इसका मजीद रिशेड्यूल कर दिया गया है, और अब इसमें मजीद बढ़ा दिया गया है। और ये साफ कर दिया गया था कि न सिर्फ ये बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी पर पहला ही फैसला है वो बरकरार रहेगा, डिप्लोमेटिक टाइज वाले मामले पर भी फैसला बरकरार रहेगा, अटारी वाघा लैंड रूट बॉर्डर जो हमारा था वहाँ से जो सूरत हाल चलती थी वो भी बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से कोई भी राहत पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान ने भी रात देर के नोटम जारी कर दिया, जिन्होंने भारतीय प्लेन्स के लिए, भारतीय जहाज़ों के लिए अगर
एयर स्पेस यूज करनी पड़ी, उस पर ममानियत जारी कर दिया है। तो इस तरीके से एयर स्पेस अब भारत पाकिस्तान की फिलहाल मजीद चंद हफ्तों के लिए बंद रहेगी और इस ज़िमन में कल बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं दोनों मुल्कों की तरफ से। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर हम आते हैं और बात ज़रा बैनुल-अक़वामी सतह की भी करते हैं, जहां पर एक बार फिर OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू की है और सिंध-तास आबी मुआहिदा समेत जम्मू कश्मीर के हालात पर तशवीश का इजहार किया है, जिस पर पलटवार भारत की हुकूमत की तरफ से भी किया गया है। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि OIC का कोई भी रेफरेंस काबिल कबूल नहीं है जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और OIC को मिसयूज और मिसगाइड किया जाता है लगातार पाकिस्तान की तरफ से और जम्मू कश्मीर बराबर एक ऐसा हिस्सा भारत का है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, इंटीग्रल पार्ट है, इंटरनल मैटर है। तीसरे फ्रीक और तीसरे मुल्क की किसी भी तरह की बात और किसी भी तरीके की सालसी को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा OIC ने भारत पर शदीद तनकीद की थी कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर और मुसलमानों की जो सूरत हाल है जिसको लेकर अमेरिका का भी एक रिपोर्ट आया, उसका हवाला OIC ने दिया था। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करना, इंडस वाटर ट्रीटी और दीगर मामला पर पाकिस्तान के साथ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पर OIC ने अपना शदीद इजहार किया था, जिस पर पलटवार वजारत खारजा ने किया और कहा है कि OIC को मिसयूज किया जा रहा है। पहलगाम वाले मामले पर OIC की खामोशी भी इंतहाई अफसोसनाक है और जिस तरीके से पाकिस्तान मुसलसल इस बड़े फोरम को अपने अगराज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यह इंतहाई अफसोसनाक है। यानी कल OIC में जम्मू कश्मीर का मामला, भारत पाकिस्तान का मामला उठा, पलटवार भारत की तरफ से भी किया गया है। चलिए, एक बात थी, इससे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों पर आए, बात जब भारत पाकिस्तान की हो रही है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, निस्फ दर्जन से जायद स्टेटमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। ये बातें वो कर रहे हैं सिंध-तास आबी मुआहिदे के सिलसिले में, जिसकी मुअत्तली बरकरार है, एबियंस में है। 22 अप्रैल को हमला हुआ, 23 तारीख को दिल्ली में फैसले हुए। 5 बड़े फैसलों में पहला फैसला यह था कि भारत अब इस ट्रीटी को नहीं मानेगा। अब भारत को पानी पाकिस्तान तक पहुंचाना होगा, तकसीम करना होगा। जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी अब तक धमकियां दे रहे थे, वो पानी के हवाले से फिर से कह रहे हैं कि इसका अगर इस तरीके से काम नहीं होता है तो आइंदा दिनों में आप इसके मनफी नताइज भी देखेंगे, इसका सख्त असर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जिनने ट्रंप की कश्मीर सालसी को भी आलमी हिमायत करार दिया, उस मसले पर बात कर रहे थे, जिस पर OIC के अंदर भी इजलास में बात हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि खित्ते के अंदर मौजूदा सूरत हाल के बीच जो इस वक्त कन्फर्मेशन हो रही है कि भारत ने ये क्लियर कर दिया है, कल भी हमने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साफ कर दिया, हालात कुछ भी हों, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दूसरी तरफ भुट्टो की तरफ से ये कहा गया, इल्ज़ामात लगे कि FATF के मसले पर भी गैर संजीदगी का मुजाहरा है, इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश है। ग्लोबल सपोर्ट कश्मीर के मसले पर मिल रही है क्योंकि ट्रंप की तरफ से इसमें मुआवनत की बात कही गई और बिलावल भुट्टो जरदारी जो साबिका वज़ीर ख़ारजा भी हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, जिनके मुताबिक अब ज़बरदस्ती अगर पानी रोका गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके मनफी असरात पूरे खित्ते के अंदर होंगे और इस फैसले को एक बार फिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा यकतरफा तौर पर लिया गया फैसला करार दें, जिस पर भारत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और एक हथियार के तौर पर पानी इतना ही नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पर जिस तरीके से भारत का मौक़िफ़ है, ये जी ऐलान जंग है। अब ये बात अगर आप देखेंगे पिछले 20-22 दिनों में कई मरतबा वो बोल चुके हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी और अब मुल्की सतह पर जो वो पाकिस्तान के अंदर है तो बात कर रहे हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि जो सूरत हाल आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर बनेगी भारत और पाकिस्तान की पानी को लेकर, वो इंतहाई खतरनाक हो सकती है और भारत का मौक़िफ़ अगर तो दुनिया भर के सामने पहले ही रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की सूरत हाल को उबार रहा है, इससे मजीद तनाव दोनों मुल्कों के अंदर बन सकता है और वजह तनाव जम्मू कश्मीर का मामला नहीं होगा बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी होगी, क्योंकि पानी का बहाव जब कटेगा पाकिस्तान की ओर तो सूरत हाल वहाँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पीने के पानी की शदीद किल्लत होगी, जिसका एहसास पाकिस्तान को आज से ही होना शुरू हो गया है। जी चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू पुंछ शाहराह पर सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया हुआ, कुछ लोगों की मौत हुई है। डिटेल्स के साथ इस खबर पर आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जम्मू के अंदर तो बारिशें हुई, श्रीनगर की क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कर्जे के बोझ तले दब चुका है।
छोटे से ब्रेक के बाद।